पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाश्ता वाश्ता या तो कर लिया होगा या फिर हो रहा होगा। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे इस प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं एक छोटे से सवाल के साथ, और सवाल बहुत आसान है सबीन। इरशाद इरशाद नहीं, आप कह सकती कि पूछे पूछे शेर थोड़ी है। इससे पहले कि सबीन कहते कि शेर भी सुनाओ, जो कि मुझे भी नहीं आता, तो मैंने कहा सवाल। अभी मैं आपको सुबह मुश्किल में नहीं डालूंगी। ये अच्छी बात है। आज मेरा मूड नहीं आपको मुश्किल में डालने का। ओह दैट्स नाइस। पूछिए, आपका मूड जरूर है, मुझे मुश्किल में डालने का नहीं, बिल्कुल मुश्किल में डालने का नहीं। सबीन, आपने बताया ही नहीं कि आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, हेयर ट्रीटमेंट लिया है, कर्ल्स कराए हैं बाल? ट्रीटमेंट नहीं ली, हेयर स्टाइलिंग कराई है। आपने देख लिया, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहां से चलकर बताऊं ओह माय गॉड लुक एट माय हेयर, आज मैंने अपने बालों को कर्ल किया। लेकिन क्या ऐसे होता है सबीन के इसी तरह रैंडमली कोई आपसे कहे सबीन बताया ही नहीं तुमने कि नई गाड़ी ली है, बताया ही नहीं तुमने कि तुम्हारे भाई की प्रमोशन हुई है? बात है, वैसे ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया है कि अक्सर हमसे बस यही पूछा जा रहा होता है कि बताया ही नहीं तुमने तो ये कर दिया, हो हमें कौन बताएगा। अच्छा, ये बताया नहीं वाला किस्सा अपनी जगह पे होता है शुएब, बट वो एक बात ताना जो बीच में होता है ना, जो आपकी सारी खुशी को मतलब आप जितना भी खुश होते हैं ना, आपने जितना कुछ अचीव किया होता है उसको किरकिरा कर देता है। जब आप ये बोल देते ना किसी को कि हमें कोई क्यों बताएगा, ये बिल्कुल होता है। अच्छा, और आपके आसपास के लोग ही कर रहे होते हैं। सो ये जो एक क्वेश्चन होता है ना किसी भी मामले को लेकर, वो चाहे प्रमोशन है, वो चाहे नई गाड़ी है, वो चाहे नया मोबाइल फोन है, वो कोई और गुड न्यूज है, कोई अगर आपके आसपास आपको कह रहा है ना कि बताया ही नहीं तुमने, सो बी प्रिपेयर्ड, आपसे सवाल तो होंगे। तो एक मुनासिब जवाब आप सोच के रखें कि आपने जवाब क्या देना है। मैं बताती हूँ ना कि मुनासिब नहीं समझा, अच्छा किया नहीं बताया। अगर बता देते तो आपको किसी वजह से नहीं बताया होगा, और अगर बता देते तो जाहिर जो सारा मजा होता वो किरकिरा हो जाता चीज का। क्योंकि अक्सर लोग जो है शुएब, अगर देखा जाए तो वो बेसिकली जो है आपकी खुशियों को नजर लगाते हैं लोग। लेकिन वो जो बात सबीन आपने की ना कि सीधा सीधा ये जवाब दे देना कि मुनासिब नहीं समझा, आई थिंक दैट्स अ बिट काइंड ऑफ अ रूड थिंग। अच्छा, तो कुछ और मुनासिब जुमला सोचे ना, ये क्या? अच्छा, ये रूड नहीं होता शुएब, आके कोई आपके मुंह पे बोल दे सीधा सीधा कि अच्छा, अगर उसकी आदतें खराब है तो आप तो आदत ठीक रखें। अरे हाँ, ये बात अच्छी बात है। हम शो में भी यही बात कोट करते हैं कि किसी के एक्शन का रिएक्शन नहीं आपको देना कभी भी। किसी का कोई एक्शन है उसको रिस्पॉन्ड, किसी के रंग में रंगने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, जो आप हैं वो हैं, पोलाइट रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हाँ मुनासिब सा जवाब बस यही सोच के रखें आपने मुनासिब जवाब क्या देना है। कुछ भी जवाब हो सकता है, जिस बात घुमा दें, आई वुड से दैट कि आप कोई ऐसी बात करें कि बस वो डाइवर्ट हो जाए। ऐसे लोग बड़े ढीठ होते हैं, बात घुमाने से ना, घुमा के बाद वो वहीं पे लेके आते हैं। तो फिर ऐसों के साथ ऐसे ही चलना चाहिए ना कि आप ऐसा जवाब दें, ऐसा जवाब देंगे उनका ढीठपना साइड पे होते हैं। सही बात है वैसे। लेकिन वैसे एक चीज है वैसे शुएब, जो हम लोग भी कहते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं, हम हमेशा सुनते आए कि अपनी खुशियों को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं ना, हर जगह पर हम बस बता रहे होते हैं कि हम ये हमारी जो है ना वो जनाब ये हमने आज अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। लोगों को ये नहीं पता होता कि आपने किस तरह उस चीज को अचीव किया। तो लोग कहते हैं हो हाय, इसको हो हाय, लिटरली ये वर्ड्स होते हैं लोगों के, और ये जो हाय है ना ये लगती है। और बहुत सारे लोगों को हमने बाद में फिर पोस्ट करते हुए ये देखा कि सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमारा ये चीज होनी थी पर वो चीज नहीं हुई, या ये चीज हमारी खराब हो गई है। तो वो डेफिनेटली नजर इज रियल, एब्सोल्युटली। और इसीलिए वो सबीन घर में जिस आपने कहा ना, कहते हैं क्योंकि चीज अगर आप कर रहे हैं, कोई काम अगर आप कर रहे हैं, जब तक काम मुकम्मल नहीं हुआ ट्राई करें कि इतना शेयर ना करें, ओवर शेयरिंग ना करें। हाँ, बहुत क्लोज सर्कल, बहुत अपने करीबी सर्कल में जरूर आप शेयर करें, वेल विशर से। अगर आपको वाकई मालूम है कौन वेल विशर आपका है तो जरूर शेयर करें, अदरवाइज प्लीज बी विजिलेंट। इतना ज्यादा शेयर करने की जरूरत नहीं है। बड़ी डीप बात है। यू नेवर नो एक्चुअली। आस्तीन के साम बहुत सारे होते हैं, जस्ट बी कॉशियस, बी केयरफुल। एब्सोल्युटली। तो बेहतर है कि जो काम आप कर लेंगे ना वो नजर वैसे ही आ जाएगा, फिर बताने की जरूरत नहीं होगी, ढोल पीटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अच्छा, आई थिंक मूविंग ऑन, हमने ज्यादा डिस्कशन कर लिया इस मौजू पर, आगे बढ़ेंगे। आज प्रोग्राम में बहुत जबरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। आज हम जरा तारुफ नहीं करा रहे, आज हम टॉपिक्स नहीं बता रहे क्या क्या हम बात करेंगे। हम डायरेक्टली ब्रेक की तरफ चलते हैं। सभी वापस आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, चलो, हमारे प्रोग्राम का वक्त ज्यादा हो ना, लोगों से बात करने का वक्त। चलिए जी, बढ़ते जी एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आते तो मेहमानों साहब की करेंगे मुलाकात। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन Zong मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और Zong टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद Zong 4G। अपनी 30 दिन से बंद Zong सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। PTV होम पर अपनी 30 दिन से बंद Zong सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G। सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून के। कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ गो नहीं होती। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है, जो नाक कटाए उसका अंजाम मौत है। कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन, न दरूद, न जनाजा। अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुद गर्जी का मर्ज लगा है। लेकिन सही मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं, उसे हालात ने पागल कर दिया। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और अब हम सवाल से फिर इस सेगमेंट का आगाज करेंगे और मैंने पूरी कोशिश की कि सलीन को सवाल का जवाब ब्रेक में ना मिले। सवाल ये है, फुटबॉल और फुटबॉल दो डिफरेंट गेम्स हैं, दोनों में क्या फर्क है? मुझे मैसेज आ गया, बस आई एम अबाउट टू चेक के। नहीं ये चीटिंग है। नहीं, अच्छा क्या डिफरेंस है बताएं। मुझे धोखा दिया। किसी ने कहा सबीन को फुटबॉल में 11 लोग होते हैं। अच्छा, फुटबॉल में कितने थे? फुटबॉल में कितने होते हैं? हाँ? अच्छा इशारे करवा लो, खामखा पूछ रही है। टीम वर्क ना, टीम वर्क है। देखिए मेरी टीम मुझे हेल्प आउट कर रही है, मुझे पता है कि मुझे तो पहले ये बताया। लेकिन क्या सिर्फ यही फर्क होता है? अच्छा बहुत से लोगों को नहीं पता। इट्स नॉर्मल फुटबॉल और फुटबॉल का डिफरेंस। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे सबीन की क्या डिफरेंस है। बिकॉज़ वी वांट टू नो, वी वांट टू एक्सप्लोर दिस एक्चुअली।
اور جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، فٹ سال بھی کھیل رہے ہیں، فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں. آج ایسا ہی زبردست ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ویسے بھی اچھا اسٹوڈنٹ ہے لیکن جو کھیل ہے اس میں بھی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. از اے ویری گڈ ایتھلیٹ، سوئمنگ بڑی اچھی کرتا ہے، لیکن فٹ سال کی اگر میں بات کروں تو اپنے جو اسکول ہے اس میں ٹیم کا کیپٹن بھی ہے اور تقریباً 2 سال سے اپنے ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور انٹر ریجن جو کمپٹیشن ہے اس میں رنر اپ کی ٹیم کی حیثیت سے بھی یہ آگے بڑھے ہیں. تو آج ہمیں زیان سعود نے جوائن کیا، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم زیان، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میرا خیال ہے بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں. بیسک یہ کہ ہمیں فرق بتا دیں. تو بیسک یہ ہوتا ہے کہ فٹ سال کا گراؤنڈ چھوٹا ہوتا ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ بڑا ہوتا ہے. دونوں گیمز کے اگر ہم پروز اینڈ کونز دیکھیں تو وہ سیم ہی ہیں. اوکے، کونس تو کوئی بھی نہیں ہے، پروز ہی ہیں. اور پلیئرز بھی سیم ہوتے ہیں. اور پلیئرز 11 ہوتے ہیں فٹ بال کے، اور فٹ سال کے 5 پلیئرز ہوتے ہیں ود نو سبسٹیٹیوٹس. ہاں جی. اوکے، میری ٹیم نے کچھ مجھے غلط بتایا لیکن چلے بعد میں ان سے پوچھتے ہیں. 11 کا مجھے پتا چل گیا کہ 11 ہوتے ہیں. اچھا، پاکستان میں ایسا اتنا رجحان نہیں ہے فٹ سال کا، رائٹ؟ فٹ سال کا ہے اب ہے. اچھا، ہماری جنریشن جو ہے نا جس طرح کیونکہ میری ہماری جنریشن میں رجحان بڑھ گئے. ہاں پہلے اتنا رجحان نہیں تھا. اب پاکستان میں فٹ سال زیادہ کھیل جاتی ہے کیونکہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے، ڈیوریشن کم ہوتی ہے، کم لوگوں میں کھیلا بھی جاتا ہے. اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اسٹوڈنٹس زیادہ تر اس کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اسٹڈیز کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوتا ہے. میں خود فٹ سال زیادہ کھیلتا ہوں فٹ بال سے. اچھا، اس میں کمپٹیشنز بھی اسی طرح سب زیادہ ہو رہے ہیں. جیسا سبین نے بھی کہا کہ فٹ بال کا رجحان پہلے کچھ زیادہ نظر آیا ہمیں، فٹ سال کم، لیکن کیا ابھی فٹ سال کو جس طرح آپ نے بھی کہا اسٹوڈنٹ زیادہ کھیل بھی رہے ہیں، کمپٹیشن بھی اسی لیول کے ہو رہے ہیں، اتنا ریپرزینٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے؟ کمپٹیشنز بھی اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. اور کمپٹیشن جس طرح میں ریسنٹلی لاسٹ ویک میں خیال سے میں گیا تھا، لیگیسی کپ میں گیا تھا ایک. اب نیکسٹ ویک ایک اور آ رہا ہے، رائزن کپ آ رہا ہے. ہمارا اسکول ہی اسے ہوسٹ کر رہا ہے. لیگیسی کپ کہاں تھا؟ لیگیسی کپ تھا راد ارینا، اسکری 10. راد ارینا. اچھا اوکے ٹھیک ہے. اچھا، سو آپ کس طرح سے اس کھیل کی طرف آئے؟ آپ کا انٹرسٹ خود سے کیسے ڈیولپ ہوا؟ میرا انٹرسٹ اس طرح تھا نا کہ میرے فادر ایک اسپورٹس مین ہے اور وہ جس طرح فٹ سال، فٹ بال، کراٹے کے ہی از اے اسپورٹس پرسن. سو نیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں؟ نہیں، ہی از اے ٹیچر اور وہ اس کے ساتھ بھی ایک ایتھلیٹ بھی ہیں. تو مطلب میرا اس لیے انٹرسٹ اب والد کو دیکھ کر انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے نا. آپ کے آس پاس کا ماحول بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے، اسپیشلی آپ کے گھر کا ماحول بہت زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں آپ کے بڑے، اسپیشلی اگر کسی کو کتاب سے شوق ہو، کتاب پڑھنے کا شوق ہو، تو آپ کو گھر میں وہی ماحول نظر آ رہا ہوگا. کوئی اسپیسیفک کھیل کھیلنے کا رجحان زیادہ نظر آیا آپ کو آس پاس تو آپ بھی اس طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. میٹ بھی کرکٹ، فٹ بال، فٹ سال، بیڈمنٹن، لان ٹینس، وٹ ایور، تو آپ آس پاس سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. جی. اچھا، آپ اپنی ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں، 2 سال سے کیپٹن ہیں. وٹ ڈو یو تھنک ایک فٹ سال کے کیپٹن کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ کیا ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو کیپٹن تک لے کر جاتا ہے؟ لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے سب سے پہلے تو. اس کے بعد پرابلم سالونگ، کوئک تھنکنگ، اور اس کے ساتھ اسپورٹس مین شپ بندے میں ہونی چاہیے. تو بندی میں بھی؟ ہاں جی، بندی میں بھی. اور اس کو انسپائر کرنا چاہیے لوگوں کو میرے خیال سے، اور ایک پبلک فگر بننا چاہیے میرے خیال سے. کیونکہ یہ دیکھیں، یہ تو گول سیٹ ہے نا جو زیان آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. بچیاں بھی آتی ہیں اس طرف، کتنا وہ کھیل رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد؟ ہم نے تو لڑکیوں کو سکھایا ہوا بھی ہے نا، سچ بتاؤں تو. ٹھیک ہے. جو فٹ سال گرلز کی فٹ سال ٹیم ہے انڈر 15 کی، ان کو، اور گرلز بھی آتی ہیں اب کھیلنا سٹارٹ کیا انہوں نے، اور کر رہی ہیں پروگریس کر رہی ہیں. ابھی اس طرح نہیں کھیلتی کیونکہ ان نے شروع سے نہیں کھیلا ہوتا نا فٹ سال، فٹ بال کچھ بھی. بالکل اچھی بات ہے کہ آ رہی ہیں ایٹ لیسٹ، کھیلنا چاہتی بھی ہیں، سیکھ بھی، موقع بھی مل رہے ہیں. اچھا دیکھیں انہوں نے کتنی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ کی ہے کہ دیکھیں لڑکوں کو نا ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ سپورٹی ہوتے ہیں، لڑکوں کو باہر نکالو تو وہ یوز ٹو ہوتے ہیں. اگر اسکول لیول پہ بھی وہ ٹیم بنتی ہے، اس میں اگر وہ مطلب اپنی ٹیم بناتے ہیں، کھیلنا شروع کرتے ہیں جس مرضی لیول پہ، ان کے لیے اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنا ہماری بچیوں کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ آبویسلی کبھی انہوں نے کھیلا نہیں ہوتا اس طرح سے، اور جب اسکول لیول پہ جا کر بھی ٹیم بناتے. لیکن اٹس اے ریئلی گڈ تھنگ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے سکھایا. اچھی بات ہے، ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے یہ بھی آتا ہے آبویسلی. جی آپ نے جب سکھایا تو آئی ایم شیور کہ بہت کچھ آپ نے سیکھا بھی ہوگا. جی، ایسا ہوتا ہے نا. کیا سیکھا؟ لڑکیوں سے کیا سیکھا آپ؟ لڑکیوں سے نہیں سیکھا، سکھاتے ہوئے مطلب ان کو جس ٹائم ہم گیم ہماری بڑھتی ہے، اگر کسی کو کھیلتے ہوئے دیکھیں
क्योंकि मिस्टेक्स नोट करता है बंदा, उनको बताता है और वो फिर अपनी गेम पे भी इम्प्लीमेंट करता है, उसकी वजह से अपनी गेम बढ़ती है, अपनी गेम बेहतर हो जाती है, बेहतर हो जाती है। इंजरीज बहुत होती हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि घर वाले थोड़ा सा ना कॉन्शियस हो रहे होते हैं, स्पेशली फुटबॉल में हम देख रहे हैं, बिकॉज नी इंजरी बहुत कॉमन हो जाती है, एंकल ट्विस्ट हो जाना या फॉर दैट मैटर लिगामेंट डैमेज हो जाना, बहुत से ऐसे कॉमन इंजरीज फुटबॉल या फुटबॉल खेलते हुए हो रहे होते हैं। तो आपके साथ कभी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई इंजरी? मेरे साथ हुई थी लास्ट ईयर राइजन कप में, वो मैंने इस तरह शूट किया बॉल, दूसरे जो ओपोनेंट था उसने आगे स्टड्स रख लिए अपने, तो उसकी वजह से ना मेरे एंकल ट्विस्ट हो गया और फिर मैं मतलब फिर भी खेल रही था मैं तो, लेकिन बहुत उस वक्त नहीं होती ना, बाद में पड़ा हुआ था उस वक्त नहीं हुआ था। मैं फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गया था क्योंकि मैं खेल ही नहीं सक रहा था, तो फिर उसकी वजह से शायद रेस्ट किया कुछ दिन। जी जी। अच्छा, फादर तो ज़रा बहुत सपोर्टिव होंगे, आई एम श्योर ही हिमसेल्फ इज एथलीट, लेकिन अदरवाइज मदर, बाकी आसपास जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको? क्या चाहते हैं कि अच्छा फुटसॉल एंड फुटबॉल में आगे जाएं? इस तरह होता है कि हर बंदे का अपना एक ड्रीम गोल होता है और एक गोल होता है। अगर ड्रीम गोल उसका इतना मतलब जैसा मेरा ड्रीम गोल है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, लेकिन मेरा गोल है कि मैं एक इंजीनियर बनूं, तो फिर वो मैटर करता है सिचुएशन के ऊपर। और मेरी इन्वायरमेंट इस तरह के, मेरे मदर तो बस ये कहती हैं कि मैं जो चाहूँ मैं खुद वही करूँ, ड्रीम गोल फॉलो करूँ या फिर इसी को सपोर्ट आप कहते हैं कि आप बच्चे को एक फ्री हैंड दें कि वो खुद चूज कर सके। तो मेरा ख्याल है अभी आप उस फेज में कि आपने इंजीनियर बनना है या आपने स्पोर्ट्स में आगे जाना है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू चूज। पैरेलल बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आपने जितने भी हमारे खेलों में हमारे एथलीट्स आपने देखे हैं, वो दो चीजों को लेकर नहीं चल पा रहे होते, दो प्रोफेशंस, बिकॉज़ आप प्रोफेशनली जब खेल रहे हो, प्रोफेशनली खेलते हुए भी दोनों चीजें लेके जा सकते हैं। जिस तरह स्पेन का अभी स्पेनिश चैंपियन लमीन यमाल को देख लें अगर, तो ही 16 इयर्स ओल्ड और वो अपना स्कूल भी साथ जा रहा है साथ। नहीं मैं स्कूल की बात नहीं करी, पढ़ाई तो चले, पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, मतलब नहीं मैं बात कर रही हूँ कि प्रोफेशंस को लेकर चलना, दो प्रोफेशंस तो नहीं फॉलो कर सकते। जी जी, इनिशियल लेवल पे तो समझ आती है, लेकिन हाँ बाकी आगे बढ़ के फिर एक तरफ फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज बस आपसे मुझे और पूछनी थी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की एक रजिस्टर्ड यूथ टीम का भी आप हिस्सा हैं, तो एक्सप्लेन करें कि रजिस्टर्ड यूथ टीम ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, व्हाट डज दैट मीन? वो इस तरह होता है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन उसे स्पॉन्सर करती है और अगर किसी टूर्नामेंट में वो टीम जाए तो उसको फिर वो जो फी है वो नहीं देनी पड़ेगी, वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ही देगी और फिर इस तरह हम उस यूथ टीम को रिप्रेजेंट करेंगे और बस खेलेंगे। चलिए जबरदस्त जायन, विश यू गुड लक। और जो आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं खेल में, इंटरनेशनल लेवल पे आप जरूर रिप्रेजेंट करें। आप जैसे बच्चों की हमें बहुत जरूरत है कि आगे बढ़ें और आप बहुत जल्दी, मैं चाहती हूँ आप फैसला करें आपने क्या बनना होगा। मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। Take your time. हाँ अभी नहीं सोचें, हम ब्रेक लेते हैं और बीच में आप दौरान सोचिएगा, हम विशेष एंड में बताएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. सुर दरअसल एक खूबसूरत तरतीब का नाम है। यही तरतीब अगर हमारी जिंदगी का हिस्सा हो तो जिंदगी मजीद खूबसूरत हो सकती है। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं प्रोग्राम सारे सुर हमारे, जिसमें हम पेश करेंगे सुरों से मुज़य्यन नामवर शोरा का कलाम। घर बैठे आप सीख सकेंगे मौसीकी की बुनियादी तालीम। आपको इस प्रोग्राम में गाना गाने का मौका भी मिल सकता है, क्योंकि हम मुतारिफ करवाएंगे आपको और आपके टैलेंट को। पेश करेंगे ट्रिब्यूट अपने अजीम फनकारों, मौसीकारों और गुलकारों। सारे सुर हमारे।
एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल, मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। क्रिएटिव किड्स में पीटीवी के संग। माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। समझ सके हर चीज को हम बेहतर, खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। खेलो सीखो ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर। कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप जो बात कह रहे हो यहाँ पे हमें जरूरत थी कि आप जैसा बंदा आके खड़ा हो और यहाँ पे हमें ये बात बताए कि ये भी एक नेशनल पार्क का हिस्सा है। तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। सारा दिन लोग आते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, फिर कहते हैं और भी बातें बताओ। फिर मैं खुद देखें, एक जब तक आप अमली मुजाहरा नहीं ना करेंगे किसी चीज का तो आप कुछ कर नहीं सकते। वरना लोग मुझे कहेंगे यार ये भाषण देता रहता है, बातें करता है, खुद नहीं करता। मैं खुद क्लीन अप करता हूँ, मैं पेम्पर उठाता हूँ, मैं कचरा उठाता हूँ, मैं सारा दिन वहां पे खड़ा होकर नीचे जाके ना 1-1 किलोमीटर नीचे जाके मैं इसके ऊपर टाइम लगा के ना डिस्टेंस 1 किलोमीटर नीचे गया हूँ, मैं बोतल उठा के लाया हूँ। ओके। और उसका यानी कि ढकना गायब था, डिस्पोजेबल बोतल का। अब वो ढकना खाने से कई तरह की वहाँ फेजेंट है, जानवर है, जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो अंदर से प्लास्टिक निकली, तो वो मर जाते हैं। अब देखिए इसका कौन जिम्मेदार होगा? हम जिम्मेदार हैं और कौन? बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक और चीज है, हम हमेशा बात करते हैं जमीन के ऊपर रहने वाले जानवरों की, लेकिन जो मार्गलाइज नेशनल पार्क की सॉइल है उसमें 36 से ज्यादा कीड़े मकोड़े हैं जो जमीन के नीचे रहते हैं। आप अगर इसकी मिट्टी को खोदना शुरू करें ना तो आपको थोड़ी देर में नीचे कीड़े मकोड़े और 100 तरह की चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। उनकी लाइफ भी तो हम डिस्टर्ब करते हैं ना प्लास्टिक फेंकने से। उनकी लाइफ इस तरह डिस्टर्ब होती है कि जब वो आपका शॉपर है, बैग है या कोई जूस का डब्बा है, आप उसको जब फेंक देंगे तो जहाँ से उन्होंने निकलना होगा, उनके घर का रास्ता है, वहां जाके वो ऊपर फंस जाएगा। उसके बाद शबनम गिरेगी, पानी गिरेगा उस पर, ऐसा यानी कि स्मेल हो जाएगी और ऐसी चीजें पैदा होंगी जो वहाँ की नेटिव नहीं है, जिससे वहाँ के वाइल्ड लाइफ को भी खतरा होगा और इंसानों को भी खतरा होगा। और फिर उनको अपना नया रास्ता बनाने के लिए बड़ी देर लगेगी। तो सारी आपने जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। जी बिल्कुल। आपने प्लास्टिक की बोतल तो खुद भी रखी हुई है? हाँ, इसका भी बड़ा अच्छा वाकया है। ये अच्छे वाली बोतल है, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने ना एक साहब से कहा, वो डिस्पोजेबल बोतल लेके आए थे। मैंने कहा सर आप ना ऐसी बोतल ले लें। कहता मुझसे नाराज हो गए, कहते हो तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, तुम अपनी बोतल्स बेच रहे हो। मैंने कहा सर ये छोड़ें, आप इस तरह की कोई अच्छी जो यानी कि रीयूजेबल होती है, इसका प्लास्टिक अच्छा होता है, या ग्लास बोतल ले जाए। हाँ वो ले लें। तो पता है क्या, एक और आपको बात बताऊं, जो कांच होता है ना, अक्सर ये होता है कि अगर लोग कांच की बोतल भी फेंक देते हैं। तो गर्मी में ये होता है अगर आप कांच की बोतल पड़ी हुई हो, इसे एक्सपेरिमेंट भी लोगों ने किया है, उससे भी आग लग जाती है, क्योंकि वो मुहद्दब अदसे का काम देती है। जब सूरज की रोशनी उस पर आएगी ना
और वो कांच में से गुजर के नीचे खुश्क जो पत्ते होंगे उस पर पड़ेगी, उससे भी आग लग जाती है जंगल में। प्लास्टिक बोतल से भी आग लग सकती है। इसलिए शीशा भी नुकसान दे, अदरवाइज भी टूट जाए अगर फॉर एग्जांपल, और कि कोई जानवर का पैर भी आ सकता है, जानवर खाना खा रहा है, उसके लिए डेंजरस हो सकता है। इवन हम लोग वहां पे जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, दिस कुड हैपन टू एनीबॉडी, तो बी वेरी केयरफुल विद योर स्टफ जो आप साथ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें बस एक चीज जो मैसेज आप देना चाहें हमारे नाज़रीन को, चूंकि वैसे तो आप चलते फिरते मैसेज हैं ट्रेल 5 पर हो या दामने को, पर जो बात आप लास्ट में ऐड करना चाहते हो? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो दामने को रोड है, क्योंकि मेरा फोकस इसके ऊपर है, ये भी नेशनल पार्क का हिस्सा है। आए यहाँ पे एंजॉय करें, खाएं पिए, जो मर्जी करें, लेकिन प्लीज अपना बैग लेके आए और वहाँ पे कचरा ना करें और यहाँ पे मंकी फीडिंग ना करें, क्योंकि देखें पूरी दुनिया प्लास्टिक से और उससे परेशान है। हम पूरी दुनिया जंगलात को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ रही है, करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रही है, तो हम क्यों खुद अपने माहौल को, अपने जंगलात को खराब कर रहे हैं। ये मार्गलाइज नेशनल पार्क वो वाहिद कैपिटल, इस्लामाबाद की बात करो, ये दुनिया का वाहिद कैपिटल है कि रोड के इधर आबादी है, रोड के उधर एक नेशनल पार्क है जिसमें वाइल्ड लाइफ भी रह रही है। हम तो खुशकिस्मत हैं। और आपको तो एनकाउंटर भी हुआ है ना वाइल्ड लाइफ से? कई दफा हुआ है, यानी कि आपको जैसे स्नेक सामने आ जाते हैं, बंदर सामने आ जाते हैं, तो आप हमेशा काम डाउन रहे, आराम से रहे। बस मेरे सामने कोबरा आ गया था ब्लैक, तो मैं जा रहा था, उसने मुझे उठ के देखा तो मैं आराम से खड़ा था। मेरे पीछे वाले लोग ना चीखने लगे, मैं कहा आप चुप करो। मैं बिल्कुल यूं खड़ा हो गया, उसने मुझे बकायदा यूं देखा है, उसके बाद रास्ता चेंज कर लिया। जैसे लेपर्ड है या वाइल्ड बोर है या बंदर है आपके सामने आ जाए। पिछले रमजान में 2 बजे का वक्त था, रोजे में मैं बिल्कुल अकेला जा रहा था, तो दोनों तरफ से ना बंदर आ गए और वो एंग्री काफी मूड में थे। अब मैं जब गया, मैंने कहा अब मैं अगर भागूंगा तो मुश्किल है। मैंने अपना मोबाइल निकाला, मैं उसको देखता हुआ ट्रेल 5 पे आगे चला गया। बंदरों को पता चल गया कि ये है वो शख्स मेरे देसी के पराठे जो है ना उसके रास्ते के रुकावट है। मना करता है कि देसी के पराठे नहीं खिलाने। लेकिन बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया कि जब भी ऐसे आपको इनकाउंटर होता है किसी भी चीज से, किसी भी जानवर से, तो आपको एकदम रिएक्ट नहीं करना होता, आराम से, और उसके बाद आप साइड से निकल जाए, क्योंकि बाज़-औक़ात जब आप चीख मार रहे होते हैं वो जानवर डर जाता है आपसे, आप उससे डर रहे होते हैं, वो आपसे डर रहा होता है, वो डिफेंसिव होकर आपके ऊपर हमला कर जाता है। लेकिन ओवरऑल भी केयरफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो मंसूर साहब ने दिया है, ख्याल रखें। सिर्फ हम मार्गला की बात नहीं करें, जस्ट एक एग्जाम्पल है जो कि हमारी कोशिश होती है कि हम लेकर आपके लिए आए, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है कि अपने इर्द गिर्द अपने घर को भी साफ रखिए। चीज़ शुरू होती है आपके घर से, फिर आपकी गली से, आपके घर के बाहर, आपके मोहल्ले से, आपकी कम्युनिटी होती है, एंड देन ऑब्वियसली आप उस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो सफाई निस्फ ईमान है, तो इसको जो है इस पे अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट। मंसूर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी, मेडिकैम, सेंसोडाइन, जोंग 4G, यूफोम। माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल। अपनी 30 दिन से बंद जोंग सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, जोंग सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. मुझे पता ही था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। तुमसे ना मुझे मोहब्बत की बू आ रही है और इस बू से मुझे एलर्जी है। फरहान भाई को कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान है? दुनिया घूमूंगी, मैं ख्वाब पूरे करूं। ये केस तो हलक में अटक गया। लाश ठिकाने लगा दे। बिजली के झटके लगे, वो भी सीधा दिमाग पे। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा।
पाकिस्तान के जदीद तरीन प्लांट पर बनी खादें, सरसब्ज की नाइट्रोफॉस और कैन, जिनसे मिले गंदम की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल। अपना हफ्ता पावरफुल बनाओ। यू फोन 4G पे यू पावर 280 लगाओ with 8GB डेटा, 1500 ऑन नेट मिनट्स, 100 ऑफ नेट मिनट्स, वो भी सिर्फ 280 रुपए में। अभी *1234*4# मिलाओ और लगातार बातें करते जाओ। ऐसी बजट फ्रेंडली ऑफर और कहाँ मिलेगी? Enjoy more power with U Power. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अपनी 30 दिन से बंद जोंग सिम वापस लगाएं और पाएं 8GB डेटा, 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, जोंग सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बहुत अहम मौजूद जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सेहत से जुड़ा मामला है। मैं इसको जरा आसान करके आपको समझाता हूँ। हमारे आसपास हम अक्सर ये देखते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, हम ये देख रहे होते हैं कि बीमार होते हैं, हम एंटीबायोटिक देते हैं, असर नहीं कर रही होती। हम उसको डिग आउट करते हैं, असर क्यों नहीं कर रही, तो मालूम ये होता है कि वो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है। इसकी रीजंस क्या होती हैं? तो बहुत सी रीजंस होती हैं, जिसमें एक रीजन शायद ये भी है कि जब हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो भी दवाई बच जाती है हम उसे सही तरीके से तल्फ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हम उसे सिंक में बहा देंगे, हम डस्टबिन में फेंक देंगे, यानी वो या तो सॉइल का हिस्सा बन जाएगी, यानी आपकी लैंड का हिस्सा बन जाएगी, हो सकता है आप किसी स्ट्रीम में उसे बहा दें। होगा क्या, इवन आपके जो गटर्स हैं, होगा ये कि वहां पे जो बैक्टीरिया मौजूद होगा उसके अंदर उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, वो उससे लड़ना सीख जाएगा, वो ज्यादा मजबूत हो जाएगा, वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। फिर जब वो हमला करेगा तो वही एंटीबायोटिक जो पहले असर करती थी अब असर नहीं करेगी। तो बेसिकली AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, 18 से लेकर 24 तारीख तक वर्ल्ड AMR यानी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस वीक मनाया गया है। हर साल मनाया जाता है। इसका मकसद ये होता है ताकि हम सब इस पर बात भी करें, इसकी आगाही भी हो और लोग इसके मुताबिक अपने जो आसपास का माहौल है उसको थोड़ा चेंज कर सकें। बेसिक अगर हम बात करें वो ये कि डॉक्टर से पूछा नहीं, बीमार हुए, बच्चों को फौरन एंटीबायोटिक्स बिल्कुल कर दी। यू डोंट नो कि उसको आपने 3 डेज लेना है, 5 डेज लेना है, 7 डेज लेना है। एक तो आपने स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपने वो कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया। सो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बीमार हो गए, हम पे एंटीबायोटिक असर नहीं करी। तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आप उसको सही तरीके से लेते रहे या आप खुद से। अब मुझे हैरानगी इस बात पे होती है, बड़ा अफसोस भी होता है कि आपने इर्द गिर्द देखें छोटे छोटे बच्चे
मतलब आप न्यू मतलब बॉर्न बच्चा बेबीज पैदा की होता बात है करें एंटीबायोटिक्स दे रहे होते खुद हैं से कि जी बच्चे को खांसी हो गई या बच्चे को फ्लू, अच्छा फ्लू में एंटीबायोटिक्स दे रहे होते बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या कर रहा है. तो आपने हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाना है. आपके डॉक्टर जो आपको जिस भी तरह से एंटीबायोटिक जो है वो सजेस्ट करेगा आप उस तरह लेंगे. लेकिन आजकल मसला एक ये भी आ गया है कि डॉक्टर्स भी फौरन एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं. दोनों मसला, एक कि आप खुद से मेडिसिन ले रहे हैं और सही तरीके से नहीं ले रहे, डोज भी मुकम्मल नहीं ले रहे. दूसरा ये कि डॉक्टर्स भी अन्य वहाँ एंटीबायोटिक्स जो है प्रिस्क्राइब करें. तो बात करते हैं इससे आज हम बात करेंगे. हमें दो जबरदस्त सीनियर साइंटिस्ट हमने ज्वाइन किया है. ANIH इनका ताल्लुक है. हमें ज्वाइन किया है नेशनल AMR प्रोग्राम को लीड भी करें डॉक्टर उमेरा नसीर साहब. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. साथ मौजूद सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर ज़रूहा अशरफ साहब. मुश्किल नाम है आपका, सॉरी. ज़ुरवा अशरफ साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है. पहले नाम का मतलब बताया था कि हम जरा लोगों को बताएं कि ज़ुरवा का मतलब क्या होता है. सुरवा का मतलब होता है पीक. पीक, ओके. इस वक्त मसला भी पीक पे है जिस पर आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं. डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं. AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर एटलीस्ट बात करना शुरू करें. इस साल का तो थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एजुकेट, एडवोकेट एंड एक्ट नाउ. तो प्लीज फॉर एक्सप्लेन करें कि कितना सीवियर हो चुका है ये इशू. हाँ जी, एक्चुअली हमें एक जो टर्म है ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसका भी हम लोगों को आइडिया भी नहीं होता. माइक्रोब्स में हम सिर्फ बैक्टीरिया की बात करते हैं. माइक्रोब्स का मतलब जरासीम है आम जुबान में. वो जरासीम आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन जो फंगस भी हो सकते हैं, इवन पैरासाइट्स भी हो सकते हैं. सो बिल्कुल जिस तरह भी इन्होंने जिक्र किया कि लोग फ्लू में एंटीबायोटिक ले लेते हैं, और ये जिस तरह फ्लू जो है वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें आप एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को यूज करने के लिए है. सो इस ईयर का जो थीम है एजुकेट, एडवोकेट एंड एक्ट नाउ, तो उसी पे हमने हमारा फोकस है इस वीक में भी कि हम कम्युनिटी को, डॉक्टर्स को और जितने भी और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस तरह एनिमल सेक्टर के लोग हैं जो कि अपने एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक देते हैं, और वो एनिमल्स हम खाते हैं, चाहे पोल्ट्री में है या दूसरा रेड मीट है. तो ये सब, इन सब को एजुकेट करना और एडवोकेट करें इस चीज़ को कि आपने बहुत केयरफुली जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करनी है, और जब ज़रूरत है तो तब यूज़ करनी है. इनका रैशनल यूज़ करना है आपने. बिल्कुल. और एक्ट नाउ दैट दिस इज द राइट टाइम दैट वी नीड टू एक्ट, बिकॉज दिस इज इसको जिस अभी हम कहते हैं साइलेंट पैंडेमिक कहा गया है, और 2019 तक इससे 5 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से, जो कि डाटा हमारे पास है. और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय 2050 ये डबल हो जाएंगी हमारी जो डेथ्स हैं. तो इनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों में, कम्युनिटी में, आम लोगों में, डॉक्टर्स में, वेटनरी डॉक्टर्स में और एग्रीकल्चर में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब में, क्योंकि ये सब, और एनवायरनमेंट में, इवन जो एनवायरनमेंट में लोग काम कर रहे हैं उन सब के साथ मिलके हम इस चीज के ऊपर जो है अभी से काम करना शुरू करें. एग्जैक्टली. सो दैट ये जो मसला आप बता रही हैं कि ये पेंडेमिक है, साइलेंट पेंडेमिक है, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता. बाकी तो हम बात कर रहे होते हैं कि ये वायरल हो गया, वो वायरल हो गया, और हम फौरन एक्ट कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली. बट ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर लोगों को इतना आइडिया नहीं है. ज़ुरवा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि कुछ लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं, इम्यूनिटी कुछ लोगों की लो होती है, तो उस पर्सपेक्टिव लोगों को लेनी पड़ती है एंटीबायोटिक. बुखार हो रहा है, तबीयत नहीं संभल रही, एक साल में कितनी मर्तबा अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स कर लें तो उसको सेफ कंसिडर किया जा सकता है? सो अगेन लेट्स कम टू द बेसिक्स. अब कितनी दफ़ा साल में कर लें, आई वॉन्ट से एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एंटीबायोटिक की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं. जिस तरह का इन्फेक्शन होगा उस तरह की एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं. ये बात हम कर चुके कि वायरसेस के लिए हमने एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी. फिर आप कितनी दफ़ा ले सकते हैं ये इंटायरली डिपेंड करेगा कि आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें. और फिर इसमें उससे पहले आप डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़रूर करवाएं कि क्या आपको वो इन्फेक्शन है जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं उससे वो ठीक हो भी सकता है कि नहीं. बहुत सारा टाइम हम ये कर रहे होते हैं कि हम अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर ली. ऑलरेडी हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में घर में एंटीबायोटिक्स बची हुई पड़ी होती हैं कि एक बच्चे को इस एंटीबायोटिक से आराम आ गया था, ठीक हो गया था, तो दूसरा बच्चा बीमार हुआ है तो सेम. तो ज़रूरी नहीं कि वो सेम इन्फेक्शन हुआ हो. तो ये इंटायरली डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए और टेस्ट करवाने के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए. डॉक्टर्स टेस्ट तो नहीं करवाते, ये बहुत मतलब कॉमन है. डॉक्टर्स टेस्ट नहीं करवाते, डायग्नोसिस नहीं होता, सीधे सीधा लिखते हैं एंटीबायोटिक्स. ये एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर उमेरा ने बात की कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये हमें कम्युनिटी से लेके प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स तक, वेटनेरियंस हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, ये सबकी अवेयरनेस की ज़रूरत है. और ये सॉर्ट ऑफ एक आप कहते हैं कि ये बिहेवियर चेंज फिनोमेना है. ये विद टाइम आएगा. इस पे अभी
اگر ہم بیٹھ کے بات کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں بعد لوگوں کو اویئرنیس آ جائے. اور دین یہ اوور دی کاؤنٹر سیل آف اینٹی بایوٹک پہ اس پہ ریسٹرکشن لگانے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ اگر آپ ریسٹرکشن لگائیں گے کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر آپ کو میڈیکل اسٹور سے اینٹی بایوٹک نہیں ملے گی تو ظاہر سی بات ہے اس لحاظ سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھیں تو بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ بیمار جو لوگ ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ بخار اگر ان کو ہو گیا ہے اور لیٹس سپوز بلڈ ٹیسٹ ڈاکٹر زیادہ تر ڈاکٹر کروا ہی رہے ہوتے ہیں, بہت سارے نہیں بھی کروا رہے ہوتے, آئی ڈو اگری ہاں کہ لوگ نہیں بھی کروا رہے ہوتے, بس ہاں گلا خراب ہے گلا چیک کیا, بلڈ ٹیسٹ بھی کیا, آپ کو انفیکشن آیا بلڈ میں نہیں آیا, وہ آپ کو لکھ کے دے دی اینٹی بایوٹک کچھ بھی. آپ کی امیونٹی لوگوں کو یہ بتانے کے پرسپیکٹو ضرور بتائیں کہ آپ کی امیونٹی فائٹ کر سکتی ہے اس ڈیزیز کو اینٹی بایوٹک کے بغیر. ضرورت نہیں ہوتی اینٹی بایوٹک کی جب تک معاملہ بہت زیادہ خراب نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی بالکل جس طرح آپ بات کریں, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ کی جو انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں روٹین میں, جیسا فلو ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, کچھ الرجیز ہیں اور کچھ وائرل انفیکشنز ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم ہمیں کوئی الرجی ہو رہی ہوتی ہے, وائرل انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اور وائرل انفیکشنز میں ہمیں کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر ہم تھوڑا سا اس کو ویٹ کر لیں 2 to 3 days تو فیور خود ہی سبسائڈ ہو جاتا ہے, انفیکشن سیٹل ہو جاتی ہے اف اٹ از وائرل. اور اگر نہیں سیٹل ہو رہی پھر آپ ضرور جائیں, مطلب جا کے اپنا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرائیں, اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے بیکٹیریا کی انفیکشن ہے, وہ بیکٹیریا کون سے اینٹی بایوٹک کو سینسٹیو ہے, اور آپ بالکل اسپیسیفک وہ اینٹی بایوٹک لیں. اور یہ ڈاکٹرز اسی لیے پھر وہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ پرسکرائب کرتے ہیں. سم ٹائمز نہیں کرتے اگر, تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ افورڈیبلٹی کا ایشو بھی آ جاتا ہے, اور شاید اس میں ایک وجہ یہ بھی کہ اس کا رزلٹ تھوڑا لیٹ آتا ہے. ہوتا ہے کہ جلدی آرام آ جائے, آپ اس چکر میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سٹارٹ کر دو ڈوز. جی اور بالکل, اور یہ جو ایک رویہ ہے کہ جلدی علاج کرنے کے لیے آپ خود سے اینٹی بایوٹک سٹارٹ کر لیں, ڈاکٹر کو سم ٹائمز پیشنٹس بھی پریشرائز کرتے ہیں کہ جی آپ نے اینٹی بایوٹک نہیں دی, ہم ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمارے اس اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس میں اور ہمارے کون سے رویے ہیں جو کہ کنٹریبیوٹ کریں اے ایم آر کی طرف؟ اگر ہم اس کے ایک اس طرح بات آ گئی کہ ہم اس کو اوور یوز یا مس یوز کر رہے ہیں انٹائرلی, دین سیکنڈلی اگر ہم اس پہ بات کریں کہ اس کو ہم بچا کیسے سکتے ہیں, تو وہ دوسری طرح کے رویہ اگر میں ڈسکس کرنا چاہوں تو آپ انفیکشن پریونشن کی طرف جا سکتے ہیں. آپ ویکسینیشن, ابھی ہم بات کر رہے تھے آنے سے پہلے بھی کہ ویکسینیشن لگوانے کا رجحان بہت کم ہے ہماری عوام میں, تو اس کو ویکسینیشن کے لگوانے کے رویے کو ہم پر ڈر جاتے ہیں نا, کہتے ہیں ریئیکشن ہو جائے گا, فلانی دوائی سے یہ ہو جائے گا, ہمارے یہ بھی تو بڑے مسئلے ہیں دماغ کے. ایگزیکٹلی, اور سمپل سی ایک بات ہے کہ یہ سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ جو 80% ہماری بیماریاں ہیں وہ ہاتھ کے صحیح نہ دھونے سے پھیل سکتی ہیں, تو ہم اس کو روک سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہم فار ایگزامپل کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں, واش روم یوز کرنے کے بعد ہاتھ ضرور دھوئیں, اور اس کو بہت ٹرینڈ چلا تھا کہ سینیٹائزر یوز کر لیں, جہاں اویلیبل ہے سوپ اور واٹر سے, پریفریبلی آپ سوپ اور واٹر سے ہاتھ دھوئیں. اور اس کے علاوہ جب ویکسینیشن کی بات کی, بلا وجہ کہ آپ انجیکشنز نہ لگوائیں. کئی دفعہ ہمارے عوام میں یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ انجیکشن لگائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. وہ سیف انجیکشن پریکٹسز بہت ضروری ہیں. پھر اگر کویکس کے پاس آپ جائیں گے, وہ انجیکشن آپ کو اسٹرلائز نہیں ہے, بہت سارے مسائل اس میں ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے ایک سارٹ آف ہم کہتے ہیں کہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویئرز ہیں ان جنرل. سو یہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ان کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے. اچھا, اس میں کیا یہ بات بھی ہے کہ ٹھیک ہے سینیٹائزر کا استعمال یا صابن سے ہاتھ دھونا اٹس ویری امپورٹنٹ, لیکن کچھ لوگ ایکسٹریمسٹ بھی ہو جاتے ہیں نا, بار بار ہاتھ دھونا, بہت زیادہ دیر تک ہاتھ دھوتے رہنا, اور ایسے ایسے صابن استعمال کرنا کہ وہ جو گڈ بیکٹیریا آپ کے ہاتھ کے وہ بھی چلے جاتے ہیں. کیا اس سے بھی نقصان ہوتا ہے؟ بالکل, ایگزیکٹلی. ہمارے باڈی میں اتنے ہمارے باڈی سیلز نہیں ہیں جتنے بیکٹیریا ہیں, اور وہ سارے ہارمفل نہیں ہیں ہمارے لیے. اس میں سے آلموسٹ آئی تھنک مور دین 90% وہ گڈ بیکٹیریا ہی ہوتے ہیں. ہمارے گٹ میں, وہ اسکن میں, فلورا میں بھی ہیں, اور ان کا پرپز ایکچولی یہ ہے کہ جب وہ بیڈ بیکٹیریا ہمارے باڈی میں آئیں تو وہ ان کے اگینسٹ فائٹ کر کے اور ان کو وہ ختم کریں, اور سارٹ آف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسپیس نہ ملے وہاں کالونائز ہونے کی. تو اس میں بہت زیادہ آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, کئی دفعہ لوگوں میں وہ چیز ہوتی ہے کہ بہت زیادہ بار بار ہاتھ دھوئیں, لیکن آف کورس جب ضرورت ہے اسی ٹائم کھانے سے پہلے دھوئیں, واش روم اٹینڈ کرنے کے بعد لازمی دھو لیں, باہر سے ہیں تو دھو لیں, یہ تو سمجھ آتی ہے. ویزیبلی سوائلڈ آپ کے ہاتھ ہیں,
विजिबली गंदे हैं तो उस टाइम पे धोएं, लेकिन वो तो एक वो और तरह की आप कहते हैं कि सूरत हाल है कि हर टाइम हर 2 मिनट बाद हाथ धोना, तो हर ये 2 मिनट बाद वो बिल्कुल फिर ओसीडी OCD, exactly, ऑब्वियसली exactly. वो भी एक कंडीशन है जिसको हम बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं, है, इसके that's ऊपर बात important, करना इंपॉर्टेंट absolutely. है ऑब्वियसली. डॉक्टर साहब अभी कितना काम हो रहा है इस वक्त के हवाले से अगर बात की जाए, बिकॉज जिस तरह आप बता रही हैं कि अगले कई सालों तक अगर हम देखें अगर काम नहीं होता तो ऑब्वियसली ये सूरत हाल बहुत बिगड़ सकती है, लोगों को पता भी नहीं है, डेथ्स हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं, लोगों को अभी तक नहीं पता कि इसकी रीजन क्या है, कॉज क्या है. सो कितना काम इस वक्त हो रहा है. स्पेशली NIH क्या कर रहे हैं? जी एक्चुअली अब एक्चुअली ग्लोबली इस चीज़ को रियलाइज कर लिया गया है कि दिस इज़ अ साइलेंट पैंडेमिक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इसी टाइम पे टैकल करना. तो अभी एक UN हाई लेवल एक मीटिंग हुई थी जिसमें पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एक साइन की गई है ग्लोबल लेवल पे, जिसपे डिफरेंट मेंबर स्टेट इंक्लूडिंग पाकिस्तान कि जी हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को की कंटेनमेंट के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए. इसी तरह फिर जो नेक्स्ट एक और मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है जिसमें भी सारी मेंबर स्टेट में और सारे उनसे भी कमिटमेंट दी गई है कि आपने अपने अपने तौर पे आप लोग इसको किस तरह काम कर सकते हैं. NIH जो है वो बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे जो काम हो रहे हैं उनको एंडोर्स कर रहा है और उसके अलावा हमारा अपना एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें हमने जिसको बिल्कुल अलाइंड है विद द ग्लोबल एक्शन प्लान ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. और उसमें उसी के जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लेके चल रहे हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजिंग अवेयरनेस. इसके लिए हम स्पेशली इस वीक में और वैसे भी बहुत से हम काम कर रहे होते हैं कि अवेयरनेस रेजिंग वॉक्स करते हैं, कोई हाइक्स करते हैं, स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में जाके सेमिनार करते हैं ताकि जो फ्यूचर डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको पता हो कि रैशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक क्या है और उन्होंने प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट करा के करना है. और दिस इज समथिंग जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी न्यू जनरेशन में इनकलकेट करेंगे तो आगे बिहेव भी बता रहे हैं कि नहीं मौजूदा को भी बता रहे हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टीवर्डशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, इसी तरह से फिर अवेयरनेस रेजिंग के बाद हमारी सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा कलेक्ट करना इस चीज़ का कि ये जो प्रॉब्लम है ये कितनी बड़ी है हमारे मुल्क में. उसके लिए हमारे NIH में एक प्रॉपर टीम है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्वेलेंस का डाटा कलेक्ट करी है. जुर्वा इज पार्ट ऑफ दैट. और उससे भी हमें हर पूरे साल का ट्रेंड पता चल जाता है ऑल ओवर पाकिस्तान में कि कितने रेजिस्टेंट केसेस आ चुके हैं हमारे पास. और आप यकीन करें हमारे पास इस वक्त UTI में ई कोलाई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है जो UTI करता है और उसकी मोर देन 78% जो है ना रेजिस्टेंस आई है. सो ये अभी ये चीज़ें जो हैं ये हमें डाटा से पता चलती हैं, तो डाटा कलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हम कर रहे हैं. और उसके बाद थर्ड चीज़ हमारे पास है IPC इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड की बात हम करते हैं जिसमें हाइजीन और ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं. और उसके लिए फिर अब हमने एनवायरनमेंट सेक्टर के साथ भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और मिल के हम लोग काम करना चाह रहे हैं क्योंकि किसी एक सेक्टर का काम नहीं. इट्स नॉट जस्ट द हेल्थ सेक्टर दैट हैज़ टू बी ऑन बोर्ड. हेल्थ के साथ एनिमल सेक्टर, फूड का जिसमें फूड का जो हमारा है फूड एंड एग्रीकल्चर वो हमारे साथ है, एनवायरनमेंट वाले हमारे साथ हैं. इसी तरह हम लोग डिफरेंट रिसर्चेस पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है NIH के अंदर जो कि डिफरेंट रिसर्च ग्रांट्स देता है, तो वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे जो साइंटिस्ट रिसर्च करना चाहते हैं उनको वो 10 मिलियन तक की ग्रांट्स देते हैं ताकि वो बेहतर काम कर सकें. बेहतर काम कर सकें. डेटा प्रस्तुत करना बड़ा इंपॉर्टेंट. आपने जो बात की डेटा की, मैं उस पर आपसे क्वेश्चन भी करना चाहूंगा. ये डेटा भी आपने कंपाइल किया कि पाकिस्तान की आबादी को देखते हुए कितनी एंटीबायोटिक्स हम सालाना कंज्यूम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें स्पेसिफिकली नेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, जाहिर है और अदारे हैं जो एंटीबायोटिक की कंजम्पशन पे काम कर रहे हैं. तो लास्ट ईयर से ये डाटा कंपाइल करना भी शुरू किया है. और हम अगर अपने रीजन में देखें तो हम टॉप पे आते हैं एंटीबायोटिक कंजम्पशन में, नॉट ओनली इन ह्यूमन सेक्टर बल्कि हम इसको पोल्ट्री सेक्टर में, लाइव स्टॉक में बहुत यूज़ कर रहे हैं. और इसके अलावा उसको हम एज अ ग्रोथ प्रमोटर यूज कर रहे हैं पोल्ट्री सेक्टर में. तो बिल्कुल एंटीबायोटिक कंजम्पशन में तो हम और जब पोल्ट्री की जो बात आपने की, फॉर एग्जांपल जो चिकन की ग्रोथ हो रही है उसमें अगर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है और वही चिकन हम जब कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो रहे हैं. बिल्कुल उसकी वजह से भी मसला पैदा देखिए ये एक लेवल की तो बात ही नहीं है ना. अब ये आप इसको अगर डिस्कस करना शुरू करें तो हम तो रोजमर्रा जिंदगी में आप अगर नहीं भी ले रहे हैं एंटीबायोटिक लेकिन आप तब भी ले रहे हैं. और वो आप खाने के थ्रू ले रहे हैं और आप मिनिमल डोज ले रहे हैं जो कि फूड के साथ आपके अंदर जाती जा रही है. तो वो बैक्टीरिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उससे डिफेंस मैकेनिज्म उसका इतना तेज है अपने आप को वो चेंज करता जा रहा है और वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि जब आपको
एक्चुअली जरूरत पड़ती है वो काम नहीं कर एंटीबायोटिक रही की तो वो होती। काम नहीं करता। आप आईसीयूज में जाएं, कितनी एंटीबायोटिक्स लग रही हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रही। जो इतनी ज्यादा डेथ्स हमारे हॉस्पिटल्स में हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इसी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं और यही कोई डाटा हम लोग antibiotic असर कलेक्ट नहीं कर कर रहे रही हैं। होती जैसे क्या कर दिया हमने अपने साथ। तो आप जैसे बड़ी परेशान कुन सिचुएशन होती है अक्सर जब हम चीजें यहाँ पर इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हम कहते हैं हम घर में तो ये डिस्कशंस भी नहीं कर रहे होते, हमें तो पता भी नहीं है। लेकिन जब आप डिटेल में जाते हैं देन यू गेट टू नो कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर चुके हैं। तबाही मचा दी हमने और basically। इसको हम अक्सर बात ये करते हैं कि एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो एक्चुअली ये अवेयरनेस रेस करने का मकसद ये है कि एंटीबायोटिक को बचा के रखें उन हालात के लिए कि जब वो वाकई में ज़रूरी है। हम मेडिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं, तो जो AMR है इसको मेडिकल एडवांसमेंट के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेड कंसिडर किया जाता है कि अभी हम 3D प्रिंटिंग की बात करते हैं, हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन अगर उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए तो हो सकता है कि वो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए, और ऐसा हो रहा है। ये नहीं कि हम कोई फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। और जैसे डॉक्टर उमेरा ने कहा था कि बाय 2050 इसमें हम डेथ्स डबल हो जाएंगी, और जितनी डेथ्स पूरे कोविड के दौरान I was हुई about हैं, to say that what you talk about COVID, it's a silent pandemic जिस पे बात ही नहीं हो रही है। That's why it's called SARS। देखिए कोविड आया तो हम सबको पता चला बिकॉज उसके साइन सिम्टम्स नजर आ रहे थे, चीजें इसका पता भी नहीं है। और दूसरा ये कि ये क्योंकि ये डेथ्स इस तरह की नहीं होती, आप मेडिसिन खा भी रहे होते हैं, आप कहते हैं जो हमने मेडिसिन और ना ही ये लिखा जाएगा कि आपकी डेथ बिकॉज ऑफ दिस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हुई, इट्स नॉट द कॉज ऑफ डेथ नहीं आता। तो इस वजह से लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है, बिकॉज इसीलिए हम चाहते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स अभी हमारे पास हैं वो इफेक्टिव रहें एज लॉन्ग एज हम उसको कर सकते, बिकॉज नई एंटीबायोटिक्स नहीं आ रही। आप देखें ना कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स अभी और कितना आगे हम जाएंगे। फोर्थ पे आ चुके हैं, फोर्थ पे आ चुके हैं, क्या कंपनी करेंगे। के नाम चेंज हो जाते हैं, वो कहते हैं जी फॉर्मूला सेम है बट कंपनी का जो नाम है वो ये वाली चीज आ रही होती है। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और आप लोग काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, NIH बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस हवाले से, बिकॉज इन चीजों पर बात होना इम्पोर्टेंट है, सो दैट कहीं ना कहीं हम लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट जरूर, वैसे तो हमें अभी इसका इम्पैक्ट देख लेना चाहिए और हर किसी को इसको अडेप्ट करना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है हम हैं और जाहिर सी बात है चीज़ों को अडेप्ट करने में हमें टाइम जरूर लगेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप लोग काम भी कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो मैसेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इस सेगमेंट से हम सब ने लेना है, वो ये कि अपने बच्चों को भी बचाएं एंटीबायोटिक से अनटिल एंड अनलेस डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता, आपके टेस्ट के बाद। टेस्ट के बगैर भी डॉक्टर अगर आपको दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप खुद अपने तरीके से एक चीज बता जरूर सकते हैं, ताकि बिल्कुल एंड तक वेट करें, अपनी इम्यूनिटी को फाइट करने के। अल्लाह मियां ने आपको बनाया हुआ है इस तरह से, हमारी इम्यूनिटी अल्लाह ने इसी तरह से बनाई हुई है कि हम फाइट कर सकते हैं इन बीमारियों के अगेंस्ट। और सवाल करें डॉक्टर से, जब वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे तो प्लीज आस्क द डॉक्टर कि व्हाई एंटीबायोटिक। कन्विंस जब तक वो नहीं कर रहा ना आपको एंटीबायोटिक, डोंट स्टार्ट एंटीबायोटिक। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रही है हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। माना कि हर डिसीजन आसान नहीं होता, लेकिन जोंग मंथली प्रो मैक्स के साथ है बहुत आसान। बेसिक में मिले 200 GB डेटा, लगातार कॉल्स और SMS, या फिर प्लस जिससे मिले ये सब और ढेरों डिस्काउंट्स, मोबाइल इंश्योरेंस और जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग भी। द डिसीजन इज सिंपल, लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल। 50 बरस बीत गए, आंसुओं और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यहीं बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई। जीनत और निजामुद्दीन की कहानी। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंगशला बंगाल के नाम। सबका खून बहेगा, सबका। हम
बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी तो ना हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। Кейін қалған елімді көрерім екен ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानंद हैं जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। गड़बड़ गॉन। इनो तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल। अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा 40 दूसरे नेटवर्क मिनट बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. अरे बेकार आदमी, बस बहुत हो गया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं कितना काम का आदमी हूँ। इधर आओ। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। ये नहीं सोचना मैं डर के आ रहा हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, जरा मेरी जगह झाड़ू लगा दे। आपका घर बड़ा खूबसूरत, बस आप हमें शूटिंग करने थे। हाँ, 3 लाख का चेक, 14 लाख का चेक आपको कल मिल जाएगा और जो अमाउंट रह जाएगी ना वो शूटिंग के लास्ट डे पे। ऐसा भी होता है? 1 मिनट, ये घर मेरा है और यहाँ सब कुछ मैं डिसाइड करती हूँ। यहाँ कोई शूट वूट नहीं होगी। यार लकी दिन गुजर जाएगा। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जब जरा बात करते हैं जहाँ पर हम आगाही की बात कर रहे होते हैं, हम अवेयरनेस की बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम घर वालों का गाइड करना भी उन चीज़ों में इंपॉर्टेंट होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिस तरह हमने इससे पहले एंटीबायोटिक्स की बात कर ली, उससे पहले हमने किसी और सब्जेक्ट पे बात कर ली, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो माइंड है वो किस तरह से ऑपरेट होना है, इस चीज़ के बारे में भी आपको अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्टन सिचुएशन हो जाती है आपने उसमें एक्ट कैसे करना है। Absolutely. क्या आपने रिएक्ट करना है, आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपने बहुत सारे लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, या आपने उन तमाम लोगों को आपने बस एक चीज़ की तरफ लगा देना है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। और फिर ऑब्वियसली 4-5 लोग जब वहाँ पर बैठे होते हैं और बार बार जब एक चीज़ रिपीट होती रहती है कि ये ऐसे है ऐसे, तो इंसानी जहन ऐसा ही है कि वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, ये देखे बगैर, सोचे समझे बगैर क्या वो चीज़ ठीक है या वो चीज़ गलत है। जो इंसानी रवैयों की आज हम बात कर रहे हैं सबीन, स्पेशली अगर हम इसमें एक जुमला ऐड करें, किसी के रंग में रंग जाना, क्या ये दुरुस्त रवैया होता है? या अगर आपके आसपास एक हुजूम है या कोई किसी सिचुएशन में आप देख रहे होते हैं कोई एक शख्स एक्ट करता है, क्या उसका एक रिस्पांस या उसका एक रंग हमें आसपास फैलता नजर आता है? क्या हम फौरन से अडॉप्ट कर रहे होते हैं किसी एक एक्ट को? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट और रॉन्ग एक्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे एब्जॉर्ब कर लेते होते हैं अपने आसपास के माहौल को।
ایٹ دا سیم ٹائم موب مینٹیلٹی آج ہمارا موضوع بھی ہے یہ، اس پر آج ہمیں بات کریں. ہمیں جوائن کیا ہے اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ سائیکالوجی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر مظہر اقبال بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب انسانی رویوں پہ جب ہم گفتگو کریں اور اس میں ہم موب مینٹیلٹی کا ذکر کریں، یہ کیا ہوتی ہے موب مینٹیلٹی؟ سر موب از بیسیکلی گوئنگ ٹو ریفر دا ریئیکشن آف اینی پرسن to the situation. Either he is going to be react or responding the situation. Basically اس کے پیچھے جو بنیادی رویہ ہے، نفسیاتی رویہ، وہ یہ ہے کہ ہم اس سسٹم میں کسی عقلی دلیل کو، کسی لاجک کو، کسی سائنٹیفک ایویڈنس کو پرکھے بغیر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمیں انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے انسان کی جو کوگنیٹو پروسیسز ہیں، جس کو ہم ایموشن، فیلنگ، پرسیپشن، انٹیلیجنس کہتے ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا. اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیرنٹنگ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی رول ہے. ہمارے بچوں کی جو پیرنٹنگ ہے، جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بیکاز پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر گھر میں بچے کے ساتھ آپ جناب سرکار والا ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر اپنایا جائے گا، تو بچے نے فردر اپنی ایڈلٹہڈ میں جا کے اسی لینگویج کو استعمال کرنا ہے. اور آپ نے بالکل درست آئیڈینٹیفائی کیا کہ انسان کی نفسیات کا تعلق ڈائریکٹ اس کے انوائرمنٹ کے ساتھ ہے. ہم بچے کو جس طرح کا انوائرمنٹ دیں گے، بچہ اسی طرح بہترین ہیومن بینگ ڈیولپ ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب ایسے میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گلی محلے میں جھگڑا اگر ہو جاتا ہے، جی فلانے کا دوست ایسا، اور جس طرح شعیب نے بھی اس سے پہلے بات کی کہ فوراً سے اس چیز کا حصہ بن جانا، نہیں دیکھ رہے ہوتے. اچھا بعد میں ان بچوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں ٹین ایجرز کی بات کر رہی ہوں، ہمارے تو اب آج کل ماشاءاللہ بڑے بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح سے آپ اس ٹائم پہ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ بعد میں آپ کو ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر ہمیں فوراً سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، اگر ایک جگہ لڑائی ہو رہی تھی تو اس کو چھڑوانے کا کام کرنا چاہیے تھا، اس کا حصہ آپ کو نہیں بننا چاہیے تھا کہ آپ بھی وائلنٹ ہوتے؟ جی بنیادی طور پہ موب سائیکالوجی میں irrational thinking, illogical decision making, immature impulsive behaviors involves ہوتے ہیں جو ہمارے ٹین ایجرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ ایج ایسی ہے جس میں بچہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو پاور کے لیے، شہرت کے لیے، اپنی تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے، اپنی پرومیننٹ حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے پارٹیسپیٹ کرتا ہے. جب اس طرح کی سچویشن جیسے آپ نے کہا کہ گلی محلے میں یا ادھر روڈ پہ یا کسی بھی جگہ پہ ایسی سچویشن بنتی ہے، تو ہم ظاہر پیرنٹنگ کو اس لیے فوکس کرتے ہیں کہ جب آپ بچوں کو ارلی ایج میں نرش کرتے ہو تو اس کو اس انداز میں نرش کریں کہ وہ سب سے پہلے اس بات کو آبزرو کرے کہ اس میں کتنی ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹ ہے، کتنا وائلنٹ ایلیمنٹ ہے، اور کتنا لاجیکل کانٹینٹ ہے جس کے ساتھ اس نے ریسپانس کرنا ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا. ہم تو یہ نہیں سکھا رہے بچوں کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس، یہ تو ہم بچوں کو نہیں سمجھا رہے. کسی بھی سچویشن میں جائیں تو یہ ذرا سوچیں ایک لمحے کو کہ اچھا اس کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا ہوتا ہے کتنا نقصان ہوگا، ہم یہ نہیں سمجھا رہے. اور پھر بنیادی سی بات بیٹر سینس شوڈ پریویل، ہم یہ بھی نہیں سمجھا رہے. بنیادی طور پہ ہم بچوں کی پرورش میں جو ہمارے ہاں سب سے بڑا لیکنس ہے وہ رول ماڈل کا ہے. جب پیرنٹنگ ایز اے رول ماڈل آپ اس کو دیں گے تو میرے خیال میں اس کی جو ہے ارلی ڈیولپمنٹل سٹیجز کی نارمل پروسیسنگ ہوگی، تو وہ بچہ اپنے ہر لمحے، ہر ایکٹ کو، ہر ریسپانس کو آبزرو کر کے لاجیکل بنا کے چلے گا. زندگی میں کہیں بھی وہ رکاوٹ یا ڈسٹرکٹیو یا وائلنٹ بیہیویئر کی طرف نہیں جائے گا. ہمارے یہاں ہیلدی جو بیہیویئر ہے یا ایٹیچیوڈ ہے، اس کی فارمیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ ارلی چائلڈہڈ سے ہوتی ہے. جن گھروں میں گالم گلوچ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یا اس طرح کے بیہیویئر کو انکریج کیا جاتا ہے، وہیں سے وہ ہمارے ٹین ایجر جو ہیں اس طرح کی ڈسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو ایٹیچیوڈ یا بیہیویئر ہے دیٹ شوڈ بی اے نارمل لوننگ کیئرنگ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ویجیلنٹ بھی ہونا چاہیے. بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے بڑے ہونے کی جو فزیکل سائیکولوجیکل چینجز آ رہی ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے.
पेरेंट्स बाज़ औक़ात स्टक हो जाते हैं, फिक्सेट हो जाते हैं। वो कहते हैं ये तो बच्चा है, चाहे उसने मास्टर कर लिया है, एमफिल कर ली है, पीएचडी कर ली है, तो दे जस्ट परसीव एज अ चाइल्ड। तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा अपने आप वो घर के अंदर अगर आप Yes. उसको, उस बच्चे को या उस यंगस्टर को अगर आप अपनी अगर अथॉरिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी उसको बाहर जाके झाड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जहां भी बच्चों को सप्रेस किया जाएगा, फैमिली में बच्चे को सप्रेस किया जाएगा, उसको उसकी बेसिक नीड या उसकी विशेस को फुलफिल करने के मौके कम से कम मिलेंगे, तो जाहिर है जहां कहीं उसको फिर मौका मिलेगा वो फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, मेंटल भी, और ये जो कलेक्टिव मॉब की साइकोलॉजी है उसमें अपने उन रिप्रेस विशेस एंड नीड्स की मैनिफेस्टेशन अच्छा करेगा। डॉक्टर साहब, वैसे हमने ये जो अमूमन ये रवैया देखा है, ये हमने मर्दों में ज्यादा देखा है, हमारे लड़कों में हम ज्यादा देख रहे होते हैं। लड़ाई झगड़ा गली में अगर आप देख रहे हैं, रोड पे अगर हो रहा है ज्यादा, हाथापाई है और एक के बाद एक जो हम ग्रुप्स की शक्ल में देख रहे होते हैं, हम ये ज्यादा रुझान देख रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज अब देखें, इसके पीछे समझने की बहुत जरूरत है। मैं चाहूंगी आप लोगों को जरूर इस हवाले से बताएं, जो घर में हम बच्चों को, हमारे लड़कों को कह रहे होते हैं जी मर्द बनो, तुम्हें कोई ऐसे कह के कैसे चला गया, आप उसको तरीके से काउंटर करना नहीं सिखा रहे होते। घर के अंदर आप उसको ये कहना शुरू कर देते हैं कि वो तो फलाना था, उसको कह दिया और तुमने कुछ नहीं किया आगे से। क्या ये प्रोवोक करने वाली सिचुएशन नहीं होती? एग्जैक्टली हम बहुत सारे पेरेंट्स खुद पेरेंटिंग के प्रोसेस से गुजरते हुए इन चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। जहाँ पे सवाल करना है वहाँ सवाल नहीं कर रहे, और जहाँ उसको रोकना है या उसके ऊपर नज़र रखनी है या विजिलेंट होना है, वो काम भी हम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। हम बच्चे से कहते हैं, बीइंग मुस्लिम हमारा ये बिलीफ भी है कि झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल। अच्छा, 364 दिन हमने उसको दरसो तदरीस की कि बेटा झूठ नहीं बोलना, और 365वें दिन जब उसका दोस्त उसको मिलने आ रहा है, मेरा दोस्त फॉर एग्जाम्पल, और मैं उससे मिलना नहीं चाह रहा, तो मैं अपने बच्चे को कहता हूँ जाओ कह दो उसको अब्बू घर पे नहीं है। और वो बाजू का इतना छोटा होता है कि वो एज इट इज जाके कहता है अब्बू कह रहे हैं अब्बू घर पे नहीं। तो दीज कॉन्ट्राडिक्शंस आर गोइंग टू बी फॉर्मुलेटेड एज ए परमानेंट बिहेवियर ऑफ दैट पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सर डिफरेंट स्टेजेस हैं, अर्ली भी है, लिटिल भी है, और उसके बाद अडल्टहुड आती है। तो इन फेजेस के अंदर अगर पेरेंटिंग नॉर्मल वे में की जाए, मैं समझता हूं वो बच्चे चाहे एडल्टहुड में जाके, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेल चाइल्ड में ज्यादा ये वाली चीजें नजर आती हैं, क्योंकि अम्मा उसको कह रही होती है कि जो है ना तुम मर्द बनो, तुम मर्द के बच्चे हो। भाई ऑलरेडी वो ह्यूमन बीइंग का बच्चा है, उसमें वो औरत का बच्चा भी है, औरत का भी बच्चा है, मर्द का भी है, तो इसको इतना ज्यादा बूस्ट अप ना करें जो नॉर्मल उसका रेस्पॉन्सेज है। अच्छा, इसके पीछे भी एक बड़ी फिलॉसफी है। आप अगर उसको सिगमंड फ्रॉइड के काम को पढ़ें तो वो बताता है कि उसमें जो है इलेक्ट्रा और एडिपस कॉम्प्लेक्स का जिक्र है, जिसमें लड़की बाप से मोहब्बत करती है और लड़का माँ से मोहब्बत करता है। ये बाई इनेट हमारी नेचर में वो चीजें हैं जो आगे नस्ल दर नस्ल आगे जाती हैं। अच्छा, इसमें जिसमें जेंडर रोल का भी बड़ा किरदार है। जेंडर रोल की तो बात हो रही है, इसमें थोड़ा सा एज पे भी आप कमेंट कीजिएगा। क्या जो नौजवान है वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं इस मॉब मेंटालिटी के और इसके रंग में रंग जाने के? जी, उसकी रीजन ये है कि वो फिजिकली उस वक्त ग्रोन अप हो रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली मैच्योर हो रहे होते हैं, और जब इंसान के पास ये भी एक नेचर है कि ताकत आती है, चाहे वो फिजिकल हो या हुक्मरानी की ताकत हो, तो जाहिर है वो फिर अपना रंग दिखाने की कोशिश करता है। ये एज इतनी क्रॉनिक है कि इसमें आप उसको हल्का सा डाइवर्ट कर सकते हैं अगर वो आप समझते हैं कि इस वक्त ये नेगेटिव साइड पे, या उसकी एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है, एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें, ताकि वो किसी ऐसे मनफी रुझान की तरफ ना जाए। And it's not that difficult. That it is quite possible. It is quite possible. एक्सप्रेस करने का भी एक होता है कि घर के अंदर एक तो हम अथॉरिटी की भी हमने बात कर ली, समझाने की भी बात कर ली, प्रोवोक करने की बात कर ली, पर बाज़-औक़ात हम एक सेफ स्पेस नहीं बच्चे को दे रहे होते कि वो अपने उन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे कि वो क्या फील कर रहा है। सो ऑब्वियसली वो सारी चीजें आपके माइंड में बनती जा रही हैं और एकदम से वो रिएक्शन आता है। ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने उठा दिया। देखें, फादर जो है ना, वो फादर है, वो थानेदार नहीं है। हमारा जो बच्चों के साथ एज ए फैमिली हेड या एज ए फादर हमारा एटीट्यूड या बिहेवियर है,
خدا نہ خواستہ وہ تھانے دارانہ زیادہ ہے اور دوستانہ کم ہے. آپ فادر بھی بنے لیکن کسی وقت بچہ اگر چاہ رہا ہے اس کے ساتھ آپ بات چیت کریں یا انٹریکشن کریں. آپ دیکھیں 10-20 سال پیچھے چلے جائیں, فیملیز میں ڈائلاگ ہوتا تھا, بچے اس سے بہت ساری سٹوریز سیکھتے تھے, ان کے کوگنیشن کی میچورٹی آتی تھی, ان کے پاس کانٹینٹ آتا تھا, ان کو استعمال کرنے کا ڈھنگ آتا تھا. آج ہم بہت زیادہ ترقی تو کر گئے ہیں لیکن ہمارا جو انٹریکشن ہے, فیملی ڈائلاگنگ ہے, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ نیگیٹو بیہیویئر, پرسنالٹی کی ڈاٹس, پرسنالٹی کی اس طرح کے نیگیٹو جو اینگلز ہیں وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اس بات کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو بچہ بہتر پرفارم کر رہا ہے, پازیٹیولی انکلائنڈ ہے, اس کو ہمیں انکریج کرنا ہے, اس کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو ہیومن بینگ بن کے اپنے ملک کی خدمت کر سکے. اور کیا یہ ایشو زیادہ انڈر ڈیولپڈ نیشنز کا ہے؟ نہیں سر, یہ ضروری نہیں, یہ ضروری نہیں. اس کا تعلق کسی ملک سے, کسی خطے سے نہیں ہے. نو, اس کا کسی ریس سے, کسی سیکٹ سے, کسی اس سے ریلیجن سے, یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ چینج چاہتا ہے. اور اس چینج کے لیے یہ جو ایج ہے اس کے اوپر پیرنٹ کو زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے, بیکاز ابھی وہ لرننگ فیز میں ہے, ابھی اس کے اندر امپلسیوٹی, امیچورٹی, مسکولینٹی جدھر آپ نے اشارہ کیا تھا, وہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ کو زیادہ اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. اس سے پیچھے اور اس کے بعد والے ایج میں تو وہ خود ہی میچور ہو کے اپنا رائٹ اور رانگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے سٹیپس یا ڈیسیژن لیتا ہے. آپ نے ویسے پیرنٹس کا بھی ذکر کر دیا, یہاں پر دیکھیں ہمارے تعلیمی اداروں کا کتنا بڑا رول آتا ہے. بچے آدھے سے زیادہ دن جو ہے وہ اسکول میں سپینڈ کرتا ہے. میں اس لیے فیملی کو زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ فیملی از دا بیسک یونٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے بعد اسکول کا رول ہے, پھر اس کے بعد کالج کا ہے, پھر اس کے بعد یونیورسٹیز کا ہے. ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ایک لیبل کر دیا ہوتا ہے, بیڈ بوائے, گڈ بوائے, اور ہم نے نالائق, لائق, یہ سکول سے بھی تو چیز ایک ہوتی ہے نا. یہ تو بہت بڑا المیہ ہے, یہ صرف سکول سے نہیں, یہ گھروں میں بھی نک نیمز ہم نے لگا دیے ہیں, سکولز کے اندر بھی ہے, کالجز کے اندر بھی ہے. اور میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے انسان ہرٹ ہوتا ہے. یہ جو سائیکولوجیکل پرابلم ہے سر, یہ کوئی فزیکل انجریز نہیں ہے, یہ ٹوٹ پھوٹ ہے, اس کی ذہنی ٹوٹ پھوٹ ہے. اور اس وقت اس کے ذہن کی پختگی کے مدارج کا زمانہ ہے. اور جس وقت اندر کے ٹوٹ پھوٹ ہے اس وقت وہ زیادہ ولنریبل بھی ہے. تو اس لیے آپ نے زیادہ کانشیس ہو جانا ہے. آپ کے جو آس پاس کا ماحول ہے, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے بڑے ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں, ایون دا پیئرز, بہت زیادہ کانشیس ہو جائیں. سر بہت شکریہ, بہت اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آس پاس ایک تو نگاہ رکھیں, اور اگر میں لگے کہ اسپیشلی ہم ینگ ایج کی بات اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ذرا ہارمونل چینجز بھی آ رہے ہوتے ہیں, آس پاس کا ماحول بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے, کوئی اگریسو بھی ہو رہا ہوتا ہے. تھوڑا سا بات کریں, ڈائلاگ کریں, ڈسکس کریں, ریشنل اپروچ کی طرف لے کر جائیں. وہ چاہے چھوٹے ہونے سے ہم ڈسکشن سٹارٹ کریں گے زیادہ اچھا امپیکٹ ہے, بٹ نو میٹر واٹ ایج دا گائز, آپ اس سے بات کریں اور سمجھانے کی کوشش ضرور کریں. اور اس میں بنیادی ذمہ داری آپ کے پیرنٹس کی ہے, آپ کے بڑوں کی ہے, اس میں آپ کے ذرا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی آتے ہیں, استاد بھی آتا ہے. آئی ہوپ کہ ہمارا یہ میسج بڑا کلیئر ہے کہ ہم سب کو بیسیکلی کوشش کرنی ہے کنسٹرکٹیو مائنڈس کے بننے کے لیے, کنسٹرکٹیو ماحول کے بننے کے لیے. اسی کے ساتھ آج کے رائزنگ پاکستان سے مجھے سبھی کو دیجیے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.